हेलो बच्चों। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शन के बारे में। प्रपोर्शन होता क्या है और प्रपोर्शन के बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे 11th-12th के लिए रिक्वायर्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन होता क्या है? तो देखो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि रेशियो क्या होता है। तो अब दो रेशियो का रेशियो यही कहलाता है प्रपोर्शन। क्या कहलाता है? दो रेशियो का रेशियो ही प्रपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करेंगे कि इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है, देन it is in proportion. It is in proportion. That is, हम क्या लिखेंगे? अब ई से लिख सकते हैं A is to B is equal to C is to D. अब देखो ये जो A और D है, ठीक है, A और D ये दोनों इधर स्टार्टिंग और यहाँ पे एंड है, लेकिन दोनों एक्सट्रीम है। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स, ठीक है। और यहाँ पर B और C, ये देखो ये बीच में है दोनों, तो इसे बोलेंगे मीन्स। क्या बोलेंगे? मीन्स। तो अब मीन्स क्या है तो आप बता दोगे? A बाई बी इक्वल टू सी बाई डी में मीन्स क्या है? तो B और C। और एक्सट्रीम्स क्या है? तो A और D, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ से ना यही प्रोपोर्शंस है कि दो रेशियो को इक्वेट कर देंगे, यही कहलाएगा प्रोपोर्शंस, ठीक है। या फिर हम ये बोलेंगे दो रेशियो का रेशियो। तो ये देख, तो दो रेशियो का रेशियो एक कांस्टेंट होगा, तभी तो A बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, और वहाँ से हमें प्रोपोर्शन मिला, ठीक है। अब प्रोपोर्शन होता क्या है? तो हमेशा याद रखना, ये जो हमने एक्सट्रीम और मीन्स लिखा है ना, तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखना है कि दो प्रोपोर्शन में ना दो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करेंगे तो वो दो मीन्स के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? AD, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा BC के, ठीक है, क्योंकि BC मीन्स है और AD क्या है? एक्सट्रीम्स है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना कि पहले हम लोग देखो, हम लोग ने क्या लिखा था? A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो A बाई बी को आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लिखते हो ना रेशियो। तो A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D। देन अब देखो, अगर हमने A इज टू B इक्वल टू C इज टू D लिखा है, तो क्या इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो उल्टा कैसे लिख सकते हैं? B इज टू A इज इक्वल टू D इज टू C। और ये जो हमने लिखा है ना B इज टू A इज इक्वल टू D इज टू C, ये किसका उल्टा था? A इज टू B इक्वल टू C इज टू D का। तो इसे बोलेंगे इनवर्टेंडो। क्या बोलेंगे? इनवर्टेंडो, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा सपोज करो। यहाँ पे दे ही रखा है कि हमारे पास दो नंबर्स है A और B, और इधर C और D, और दोनों प्रोपोर्शन में। तो क्या लिखेंगे? इफ A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D, देन, ठीक है। अब देख लो, अगर हमने लिखा A इज टू C, तो ये क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो B इज टू D, B इज टू D। यहाँ पर देखो, हमने पहले वाले का भी पहला ले रखा है और दूसरे वाले का भी पहला। तो दूसरे में क्या होगा? पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का दूसरा। तो इसे क्या बोलेंगे? A इज टू C इज इक्वल टू B इज टू D, और ये कहलाता है अल्टरनेंडो। क्या कहलाता है? अल्टरनेंडो,
ठीक है, तो हमने देखा इन्वर्टेंडो, हमने देखा अल्टरनेंडो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा कि फिर से सेम कि इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, देन अब देख लो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? इसे आप ऐसे लिख सकते ना, इस पूरे रेशियो या प्रोपोर्शंस को आप ऐसे लिख सकते हो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। और अगर इस तरह का मिल जाए ना, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज डेट, देखो न्यूमरेटर में a है, डिनोमिनेटर में b है, इधर न्यूमरेटर में c है और डिनोमिनेटर में d है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दिया तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी और डिवाइडेड बाई b, तो इधर भी बन जाएगा c प्लस डी और डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या बोलेंगे? कंपोनेंडो। ठीक है, सिमिलरली चलते हैं आगे, सेम कहानी। ठीक है, अगला क्या है कि इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? देन इसी को लिखने का दूसरा तरीका है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, दिस इंप्लाइज डेट। अब देखो यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं, तो फिर से अगर हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दिया, डिवाइडेड बाई डी न्यूमरेटर इज इक्वल टू, तो इधर भी सेम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिविडेंडो। क्या बोलेंगे? डिविडेंडो। डिविडेंडो। देखो अगर हमने ऐड करा तो क्या बोला था? कंपोनेंडो, और अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बोला? डिविडेंडो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और इसके हेल्प से हम बहुत सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इन दोनों को मिला के देख लेते हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखो अब ये क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हमें क्या करना है, ये जो हमने पहले लिखा ना कंपोनेंडो, उसमें डिवाइड कर देंगे डिविडेंडो से, बी और बी मारा जाएगा, इधर डी और डी मारा जाएगा, तो बचेगा क्या? ए प्लस बी और बाई में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और बाई में सी माइनस डी, और यही कहलाएगा कंपोनेंडो। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, देन ये कैसे लिख सकते हैं इसको? देन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और दिस इंप्लाइज डेट, देख लो न्यूमरेटर में हमने क्या करा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया पहले, और फिर डिवाइडेड बाई क्या किया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लिया, इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन इधर लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, और इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसको शॉर्ट में सी एंड डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी एंड डी। तो आपने याद रखना शॉर्ट फॉर्म भी इसका सी एंड डी, राइट। अब चलते हैं यहां से आगे। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो हमारे पास तीन लगातार प्रोपोर्शंस है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इफ A, B, C are continued proportion, continued proportion। ठीक है, देन तो आप इसे कैसे क्या लिख सकते हो? तो आप इसे लिख सकते हो A is to B is equal to B is to C, दिस इम्प्लाइज डेट। इसे दूसरे तरीके से क्या कैसे लिखोगे? तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, और इसे इसे सॉरी डी तो है ही नहीं इसमें, ये मिस्टेक से लिखा गया है, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। क्या लिखेंगे? ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, और यहाँ से देख लो क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, तो ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए और सी। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है, इसे हमेशा याद रखना है। तो चलो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है प्रोपोर्शन में हमारा के मेथड। क्या है नाम इसका? के मेथड, के फॉर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट एनी कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, इट में भी पॉजिटिव और इट में भी निगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ, देखो हम वैसे इसको हम यूज कैसे करते हैं, ढेर सारे रेशियो है, बहुत सारे नंबर्स का रेशियो, और सबका जो वैल्यू है ना रेशियो का, अगर वो सेम आता है तो हम क्या मानते थे, उसे के मान लेते हैं, और इस तरह से एक को दूसरे के टर्म में इन टर्म के टर्म्स के रूप में निकाल लेते हैं, और इसी को बोलते हैं के मेथड। तो कैसे, तो देख लो एक एग्जाम्पल कि इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to, देखो इसे ना कंटिन्यू रहने दो, अब आपकी मर्जी जहां तक चले, और उसके तो ये देखो सबका रेशियो क्या है, सेम, तो हम लोग इसे मान लेंगे कि यह है हमारा k, ठीक है। देन तब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू k टाइम्स b, सिमिलरली c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स d, सिमिलरली e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स f। यही कहलाता है के मेथड, याद रहेगा, यही क्या कहलाता है, के मेथड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको याद रखना कि बहुत सारे नंबर्स का जो रेशियो है वो अगर सेम हो तो उसे उस सब रेशियो को हम क्या मान लेंगे, के बराबर, और फिर हम एक का दूसरे के टर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं, और यही कहलाता है के मेथड, ठीक है। अगला नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला है इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यूड है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो क्या ये संभव है, देन इच, तब प्रत्येक को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई, और बाई में बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। ये देखो हमने क्या करा, सारे न्यूमरेटर को जोड़ दिया और उसमें डिवाइड कर दिया सारे डिनोमिनेटर को ऐड करके, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दूसरे टर्म में, इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर्स, सम ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, ये देख लो, पहले है a, फिर a बाई बी, फिर है c बाई डी, और फिर है e बाई एफ। तो हम क्या करेंगे, हर एक रेशियो को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड करके लिख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x टाइम्स a प्लस y टाइम्स c प्लस z टाइम e प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे जो भी नंबर हो, और डिवाइडेड बाय x टाइम b प्लस y टाइम्स d प्लस z टाइम्स f प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके भी वैल्यू सेम रहने वाला है, या फिर अगर हम पावर भी लगाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n प्लस y मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर n प्लस z e टू द पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, और डिवाइडेड बाई x b टू द पावर n प्लस y d टू द पावर n प्लस z e टू द पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, और इस पूरे का होल पावर है 1/n, यानी nth रूट है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रोपोर्शंस, ठीक है। आप इतना को ही पढ़ के 11th और 12th में बहुत ही फास्ट दौड़ोगे, और 11th 12th में नहीं, आगे जो जनरल कंपटीशन वगैरह है उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। लेकिन हाँ, जाने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन
बाय बाय।